हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है प्यार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे क्विकली, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन, ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने व्यापारी किसानों के लिए एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक योजना शुरू की है, पीएम किसान भाई योजना। और अभी हाल ही में झारखंड राज्य ने 15 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए एक पहल शुरू की है, भारत आटा पहल। इंगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने भारत रसिया से खरीदने जा रहा है। और माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइव करने वाली पहली बन गई हैं महिला शीतल महाजन। इसके अलावा 50 ओडीआई शतक बनाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में परनीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम पीवीटीजी मिशन और भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। और सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। वापस से मैं आ चुका हूं उसी पुराने फॉर्मेट में, डिजिटल बोर्ड वाले फॉर्मेट में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा करंट अफेयर। पूरा आपको एंड तक देखना है। क्लास 25 मिनट में हम लोग 1 घंटे वाला कंटेंट कवर करेंगे शानदार तरीके से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको मिलेगी, तो आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और साथ ही साथ विश्व दर्शन दिवस। तो ये सभी मनाया जाता है 16 नवंबर को। अब दिवस के क्वेश्चन है सब सेम है, सब एक ही दिन मनाया जाता है, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन एक ही में कर लिए हैं। तो तीनों को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रेस दिवस की। विश्व प्रेस दिवस या आप कह सकते हो कि विश्व मीडिया दिवस ये दिवस है। एक और दिवस मनाया जाता है विश्व प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हालांकि वो दूसरा दिन है, वो 3 मई को मनाया जाता है। वो 3 मई को मनाया जाता है और वो दूसरा दिन है, लेकिन ये इमेज उसकी लग गई है, लेकिन आप विश्व प्रेस दिवस समझिएगा। दोनों में अंतर क्या होता है। विश्व प्रेस दिवस ये मीडिया को, संपूर्ण मीडिया को याद करते हुए, इसके योगदान को देखते हुए ये मनाया जाता है। दुनिया भर में मीडिया का क्या महत्व है, मीडिया का क्या रोल होता है, ये बताने के लिए। मीडिया को दोस्तों चौथा स्तंभ भी कहते हैं लोकतंत्र का, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये भी मीडिया के लिए ही मनाया जाता है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि जैसे कि आप अपनी कंडीशन देखो, इंडिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया 161वें स्थान पर है, 161। इतना बुरी स्थिति है यहाँ पर प्रेस फ्रीडम की। तो दुनिया भर में प्रेस की फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए, जिससे मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, किसी सरकार के दबाव में ना आकर काम कर सके। आप देखोगे इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल है, उसका अगर आप जा करके सर्च करना गूगल पर, फाउंडर्स कौन है या फिर उसका जो टॉप पर सीईओ कौन है, एमडी कौन है, या सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो उसमें बहुत सारे आपको लीडर्स दिखेंगे जो राजनीति में है। अब इसी से समझ सकते हो कि मीडिया कैसे कंट्रोल होती है। तो फिलहाल इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो दोनों दिवस आपको समझ में आ गया। 16 नवंबर को विश्व प्रेस दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अगर और डिटेल्स की में जाना चाहें तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी इस दिन, इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं। अच्छा, 3 स्तंभ लोकतंत्र के कौन होते हैं, आप कमेंट करके बताइए मुझे। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, तो आप बताएंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था द्वारा ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, और ये 3 मई को ही जारी किया जाता है। जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रहे होते हैं उसी दिन जारी किया जाता है। भारत 161वें स्थान पर है, पहले पर है नॉर्वे। क्लियर है। अब बाकी के दोनों दिवस को देख लेते हैं। एक तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये सहिष्णुता, टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। एक और दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड फिलोसफी डे, या कहें विश्व दर्शन दिवस। दुनिया भर के जितने दर्शन शास्त्री रहे हैं, उन्होंने क्या क्या दर्शन दिए। दर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान प्रकट हो जाए, वो वाला दर्शन नहीं। दर्शन मतलब कि अपना दर्शन, समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया, कि
आत्मा क्या, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते नहीं कि आत्मा है कि नहीं है, जीवन की बात क्या है, या कैसे चलता है ये इकोसिस्टम, क्या कुछ होता है, सभी फिलोसफर ने अपने अपनी कहानियां, अपने अपने कहानियां नहीं कहेंगे, अपने अपने दर्शन दिए हैं, मतलब अपनी अपनी फिलॉसफी दी हुई है। तो उन सभी के बारे में, महत्व के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ फिलोसफर, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे कि अरस्तु हुए, ठीक है, महात्मा बुद्ध हुए, शंकराचार्य हुए, ठीक है, रामानुजाचार्य हुए, ये सभी दर्शन शास्त्री थे। इन्होंने अपना अपना दर्शन दिया, अपना अपना सिद्धांत बताया। चलिए, अब प्रमुख दिवस जो नवंबर महीने में आए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, लेकिन ये वीगन वाला शाकाहारी था, वेजिटेरियन वाला नहीं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को ही विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये एक मतलब कि थोड़ा सा हंसने वाला भी ये अवार्ड है। आप नाम फिर से पढ़ करके देख सकते हो, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस, शांति को डिस्टर्ब करने वाला ये अवार्ड है। मिला है किसे? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी अक्सर चर्चों में रहते हैं अपने लेखन के लिए, अपने जो जो भी ये राइट करते हैं उसके लिए, अपनी किताबों के लिए। और इनको माना जाता है, ये हैं तो वैसे मुस्लिम, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ कई बार कुछ बहुत सारे ऐसे व्यंग्यात्मक चीजें, आलोचनात्मक चीजें लिख देते हैं अपनी किताबों में या स्पीचेस वगैरह में बोल देते हैं। इस वजह से इन पर कई बार अटैक्स भी हुए हैं। अभी पिछला जो अटैक हुआ, इस वजह से एक आंख जो है वो इनकी चली गई। तो इनको ये अवार्ड मिला है। ये पहला ही संस्करण है और पहला ही संस्करण इन्हीं को दिया गया, सलमान रुश्दी को। हालांकि इनकी पुस्तकों ने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, जैसे कि अभी मैं बताऊं, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 के लिए ही इनको अभी दिया गया, अभी अक्टूबर में। इसके अलावा 1981 में इनको मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है, आगे भी बनेगा। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार, सलमान रुश्दी। तो इनको अभी अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। बहुत ही जाने माने राइटर हैं ये। आगे, जनवरी 2024 में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी में होगा, 2024 में होगा 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। लेकिन इसे पढ़ा क्या जाएगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। ध्यान रहे, 2023 वाला संस्करण जनवरी 2024 में होने वाला है। ठीक है, तो ये कहां पर होगा? ये होगा फरीदाबाद में। गलती से भी नई दिल्ली मत लगा देना, ये होगा फरीदाबाद में। ठीक है जी। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसे कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, 2023। ये आयोजित होगा कब? 2024 में। और जनवरी में 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, फरीदाबाद हरियाणा में। इसका विषय वस्तु यानी थीम रखा गया है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। फिलहाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 से हुई थी, नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें भारत और दुनिया भर के देश आते हैं, इकट्ठा होते हैं और साइंस को लेकर के अपनी अपनी प्रदर्शनियां शो करते हैं। आगे कुछ और आयोजन और सम्मेलन हुए हैं जो पिछले दिनों में, उनका रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। तो अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था मुंबई में। P20 यानी पार्लियामेंट्री 20 का, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, यशोभूमि में हुआ, जो एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया गया ना, उसी में। इसके अलावा वाराणसी में हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन हुआ। नई दिल्ली में हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का 13वां सम्मेलन हुआ। और पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में हुआ। वहीं पहला अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुबई में हुआ, यूएई में। और 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉफी समिट जो है ये कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ। अगला, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉल मॉड्यूलर निर्माता बन जाएगा? तो वुड मैकेंजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इन्होंने बताया है कि भारत 2025 तक, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। यानी अपने पास इतना बड़ा सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस हो रहा होगा जो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा होगा।
अमेरिका के बाद। तो यहाँ पर वुड मैकेंजी एक संस्था है, इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है कि देखो कि भारत ना 2025 तक ये साउथ ईस्ट एशिया से भी आगे निकल जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया रीजन एक ऐसा रीजन है, अगर उस क्षेत्र में अगर ध्यान से देखोगे अगर आप, तो वो हम लोग के यानी हम लोग तो कर्क रेखा पर पड़ते हैं और नीचे है वो भूमध्य रेखा के करीब पड़ते हैं देश। तो वहां पर सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, इसको ज्यादा महत्व दी जाती है और इस पर ज्यादा काम भी हुआ है वहां पर। लेकिन भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि 2025 तक इनको भी पीछे कर देगा। ठीक है जी। तो भारत और अमेरिका 2022 से ही 200 गीगावाट से ज्यादा का नियोजित मॉड्यूल क्षमता बना चुके हैं, इसकी घोषणा कर चुके हैं, मतलब कि काम इस पर शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से ये भारत, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत दूसरा सबसे ज्यादा बनेगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसने कहा था कि भारत जो है ये 2027 तक 70 गीगावाट को पार कर जाएगी, भारत की क्षमता जो है, जो घरेलू उत्पादन क्षमता है वो। तो इसका भी प्रिडिक्शन, इसका भी प्रिडिक्शन, दोनों अगर ले लेते हैं, भारत बन जाता है दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था चिली के बारे में, याद होगा आपको। चिली जो है दोस्तों, ये बना था 95वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला, अस्थायी रूप से शामिल होने वाला देश। तो ये चिली का नाम आप याद रखोगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी भारत और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के सहयोग से, पहल पर, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम में है। ये पूछा जा सकता है आपसे, हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? ये शुरू किया है, पूरा किया है गेल ने। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसने क्या किया है, दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर सुविधा किया है। शिप टू शिप मतलब समझ रहे हो ना, एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच में। एलएनजी ट्रांसफर, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि तरल प्राकृतिक गैस। तो ये शिप टू शिप ट्रांसफर करेगा। जैसे आपने देखा होगा, अब तो आप न्यूज वगैरह में भी देखते होगे या फिर मूवी वगैरह में देखे होगे कि कोई एक जहाज ऊपर उड़ रही है, कोई फाइटर प्लेन उड़ रही है, उसका फ्यूल खत्म होने को है, तो दूसरा फाइटर प्लेन आकर के ऊपर एयर टू एयर फ्यूलिंग कर देता है, रिफ्यूलिंग कर देता है, तो हवा से हवा में ही रिफ्यूल हो जाता है। ये सुविधा उसमें एयरक्राफ्ट वगैरह में तो आ गई थी, अभी शिप टू शिप में नहीं आई थी, यानी पानी की जहाजों में नहीं आई थी। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या होता था कि जितना अपने पास है खूब ढेर सारा आपको ऑयल भी भरना होता था, या कहें कि ये फ्यूल भरना होता था, एलएनजी भरना होता था। उसके बाद आपका जहाज जो है वो आगे की तरफ बढ़ता था। तो इसमें क्या होता था कि एक, क्योंकि भाई लिमिट होती है, समुद्र में आपको चलना है, तो आप एक लिमिट भर तक गैस भरते हो, उसके बाद सामान लाते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हो। अब इससे दो नुकसान, एक तो चलो मान लो अपना स्टोरेज आप बना लिए, यहाँ से भर के निकलोगे, ठीक है, लेकिन आप अपने बेस स्टेशन से जब इसको भर रहे हो, तो बेस स्टेशन पर मंगाओगे भी तो, क्योंकि आप अल्टीमेटली भारत में तो इसका उत्पादन होता नहीं है, भारत प्राकृतिक गैस वगैरह खरीदता है। तो खरीदता है तो वहां से पहले खरीद करके ले आओ, फिर यहाँ पर फिर वही जहाज में अपने डालो, फिर उसके बाद लेके जाओ, ये होता था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत जो है उसको भर करके निकलो, रास्ते में अपनी कोई शिप हो जो उधर से खरीद करके आ रही हो, मतलब अपने यहाँ फ्यूल करके आ रही हो, और रास्ते में ही रिफ्यूल कर दे इस शिप पर, और ये शिप आराम से निकल जाए आगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये शिप जब यहाँ लाती और फिर यहाँ से यहाँ आता, तो ये समय और ये इसका चार्ज दोनों बच जाएगा। ये समय होता था, मतलब सुएज नहर से होकर के आती थी, फिर यहाँ से जाती थी गुजरात पोर्ट से या मुंबई पोर्ट से, तब क्या होता था, उतना समय लगभग, ये बताया जा रहा है ना 52 दिनों का, कितना बताया जा रहा है इसमें शायद नहीं लिखा गया है, तो इसमें लगभग 52 दिन चले जाते थे। ऐसे में तो वो समय बच पाएगा और उतना पैसा भी बच पाएगा, धन भी बच पाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए शुरू किया गया है। तो गेल ने क्या किया है कि शिप टू शिप ही ट्रांसफर कर देगा, ये इसने सक्षम तकनीकी विकसित कर ली है, एलएनजी ट्रांसफर पूरा कर लिया है। ऐसा ये दुनिया में पहला हुआ है, भारत वाले भाई जुगाड़ लगाते ही हैं, तो भारत ने जुगाड़ लगा लिया है। फिलहाल गेल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर का लाइसेंस प्रदान किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जियो को और वनवेव को, इन दोनों कंपनियों को
बोथ ऑफ द अबव आपका करेक्ट रहेगा। इन दोनों कंपनियों को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस कौन देगा जी? भारत का दूरसंचार मंत्रालय या कहें दूरसंचार विभाग। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इनको ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल गया है। वन वेब अगर आपको अनजाना सा लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। जो भारती एयरटेल है ना, भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल वाली ही कंपनी है ये। भारती एयरटेल के ही स्वामित्व वाली वनवेव कंपनी है। हालांकि ये सैटेलाइट वगैरह पर या कहें कि स्पेस कंपनी है, स्पेस एजेंसी है ये, वनवेव प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, लेकिन अधिकतम स्वामित्व इसी का है। और आप इंडिया में अगर आप देखो, आइडिया वोडाफोन तो पीट ही चुकी है, उसको छोड़ो। जियो चल रहा है और एयरटेल चल रहा है, यही दो प्रमुख कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए भारत में। तो इसमें जियो को भी और वनवेव को भी, इन दोनों को लाइसेंस मिल गया है कि आप भैया सैटेलाइट इंटरनेट अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। सैटेलाइट इंटरनेट मैंने आपको उस दिन समझाया भी था जब मैंने आपको बताया था जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया था जियो ने। सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है? जैसे अपनी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपका जानते हो बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट और भी बहुत सारे ऑर्बिट हैं। तो अगर मान लो एक ऑर्बिट में खूब सैटेलाइट ऐसा छोड़ दिया जाए, ऊपर खूब सारा सैटेलाइट का जाल बिछा दिया जाए, इस सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाने लगे, तो इससे फायदा ये होगा कि पृथ्वी पर चाहे जहां भाई, जहां किसी भी कोने पर अगर कोई यूजर रहे तो उसको नेटवर्क मिलेगा। अब कंपटीशन का माहौल है भाई, अगर ये भारतीय एयरटेल शुरू कर देता तो जियो लेना लोग बंद कर देते, क्योंकि सोचते भले ही कहीं नहीं जाना है दुनिया के ऐसे कोने में, लेकिन उनके दिमाग में रहता है भाई ये तो कोने कोने तक पकड़ता है, ये लोग एडवर्टाइज भी ऐसे करते। तो इसीलिए ये दोनों कंपनियां आ गई और दोनों ने सोचा कि नहीं नहीं, हम स्पेस अब शुरू करेंगे, स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड करना, क्योंकि उधर स्टारलिंक चल ही रहा है। किसका स्टारलिंक है? स्टारलिंक स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, और वो स्टारलिंक के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है। अपने रसिया यूक्रेन वार में देखा, यूक्रेन को काफी समय तक स्पेस एक्स ने प्रोवाइड किया था सैटेलाइट इंटरनेट, है ना, क्योंकि वो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया था रसिया ने, यहाँ पर इसने किया था। तो ऐसे ही अब ये भी करेंगे। तो यानी सैटेलाइट से जब इंटरनेट प्रोवाइड हो तो उसे कहेंगे सैटेलाइट इंटरनेट। अच्छा सर, अब तक कैसे प्राप्त होता था? तो अब तक भाई समुद्र के अंदर जो केबल बिछाई गई है ऑप्टिकल फाइबर, उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है ना? अब इसको जान करके चौंकिएगा मत। आप जो इंटरनेट चलाते हो, आपका सर्वर यहाँ नहीं है, आपके सर्वर्स दूसरे कहीं जगह पर हैं। आपकी जो बैंडविड्थ है वो दूसरों जगह से खरीदी जाती है। ठीक है ना? तो अब उसके लिए अलग अलग सेगमेंट होता है। बैंडविड्थ मतलब, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बैंडविड्थ मतलब समझ लो, जैसे आप रेडियो को लो, रेडियो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप सुनते हो ना कि 93.5 रेड एफएम, तो ये 93.5 मेगाहर्ट्ज, ये भी आप कभी कभी सुनते होगे। तो ये 93.5 मेगाहर्ट्ज जो है ये मिला है रेड एफएम को। तो ये इनको स्पेक्ट्रम मिला है कि इस स्पेक्ट्रम पे इनका चैनल आएगा। ऐसे ऐसे सबको स्पेक्ट्रम मिलता है। यही स्पेक्ट्रम यहाँ पर भी इनको दिया गया है सैटेलाइट का, कि इस स्पेक्ट्रम को लिया आपने, अब आप इस स्पेक्ट्रम पर सैटेलाइट का इंटरनेट प्रोवाइड करो। ठीक है ना? चलिए, तो यही स्पेक्ट्रम अभी दिया गया है किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। क्लियर? चलिए, जियो आप जानते हो, जियो धन धनाधन। वन वेब मैंने आपको बताया कि भारतीय, सुनील भारती मित्तल वाली कंपनी। अगला, वर्ष 2023 में आभासी प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों 2023 में अभी आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली होने वाला है। सेकेंड एडिशन है इसका, दूसरा एडिशन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। ये जो है भारत मेजबानी कर रहा है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इसकी अध्यक्षता करेंगे, और उनकी अध्यक्षता में भारत जो है ये वर्चुअली ही मीटिंग को अटेंड करेगा। वर्चुअली अटेंड करेगा, लेकिन इसमें 125 से ज्यादा देश जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। 125 ग्लोबल साउथ के 125 देशों को एक साथ लाया जाएगा। ग्लोबल साउथ मतलब, अगर आप ये ग्लोब बना लो, ये बना लो, आधा कर दो, तो ये साउथ वाला जो देश है ना, सभी, ये सभी आ जाएंगे इसके तहत। ठीक है? तो 125 देश जो हैं ये इसमें आएंगे। दूसरा इसका संस्करण होगा, थीम बहुत लंबी है इसलिए याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आभासी रूप से होगा, यानी वर्चुअली ही ये मीटिंग होगी। अगला, ओडीआई विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो दोस्तों ये बन गए हैं अभी हाल ही में, कौन? मोहम्मद शमी अहमद। इन्होंने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लिया।
7 विकेट लिया। सोचो अभी इसी वर्ल्ड कप में ये 3 बार 5 विकेट ले चुके, मतलब 5 से ज्यादा ले चुके। एक बार 5 विकेट लिए थे और एक बार दोबारा 5 विकेट लिए और अब की बार तो ये 7 विकेट ले लिए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया इनका, 7 विकेट 5 विकेट 5 विकेट। ठीक है, तो इसी वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे इस टाइम इनके टोटल 22 विकेट चल रहे हैं, अभी फाइनल मैच होना बाकी है। हालांकि इनके जो सेकंड पोजीशन पर हैं एडम जंपा, इनके शायद 23 विकेट हो गए हैं, तो एडम जंपा जो है वो 22 विकेट के साथ सेकंड पर हैं, है ना। तो वो भी ऑस्ट्रेलिया अभी फाइनल पहुंच ही गई, कल साउथ अफ्रीका हार गई। तो फिलहाल अब दोनों में टक्कर होगा, देखना है कौन ज्यादा विकेट पाता है। वैसे तो मुझे लग रहा है यही पाएंगे और भारत जीतेगा भी। बाकी आप लोग विश जरूर कीजिएगा, सपोर्ट तो करेंगे ही आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना अपना ओपिनियन, कौन जीतेगा कैसा जीतेगा। बहुत दिली इच्छा है, बहुत दिनों से वर्ल्ड कप नहीं आया अपने देश में। फिलहाल 19 पारियों में मिचेल स्टार्क ने अभी तक ये कारनामा किया था 50 विकेट सबसे तेज लेने का, लेकिन 17 पारियों में मोहम्मद शमी अहमद ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोहम्मद शमी अहमद ये पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं ऐसा करने वाले, यानी 50 विकेट वर्ल्ड कप में लेने वाले। वैसे तो दुनिया में ये 7वें नंबर के गेंदबाज हैं ऐसे ऐसा कारनामा करने वाले। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 7 विकेट लिए थे, क्लियर है ना। तो भारत में भी अगर भारतीय गेंदबाजों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले भी खिलाड़ी हैं। एक वर्ल्ड कप में या कहें वर्ल्ड कप के इतिहास में ही सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले भी ये गेंदबाज हैं। देखो बहुत सारे फैक्ट हो रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने 4 बार जो है 5-5 विकेट लिए हैं। 3 बार तो इसी बार, एक बार पिछली बार लिया था उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023, इसका नया संस्करण कहां पर हुआ है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये शुरू हुआ कहां पर? पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, मित्र शक्ति का ये 9वां संस्करण था। देखो शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में, मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में, लेकिन मित्र शक्ति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। याद रहेगा। चलिए अभी मैं बताता हूं आपको। और औंध पुणे में ये 16 से शुरू हुआ है, 29 नवंबर तक चलेगा, 9वां संस्करण है। मित्र शक्ति अगर पूछा जाए तो आप श्रीलंका बताएंगे, श्रीलंका बताएंगे। मैत्री अगर पूछा जाए, मैत्री अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे थाईलैंड के साथ होता है, थाईलैंड के साथ होता है। और अगर यहीं पर शक्ति पूछा जाए, शक्ति पूछा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। और अगर यहीं हरिमो शक्ति पूछा जाए, हरिमो शक्ति शक्ति पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत और मलेशिया के बीच होता है। याद रहेगा। गरुड़ शक्ति पूछा जाए, गरुड़ शक्ति, देखो शक्ति से आप ऐसे लिंक करते जाओगे ना, बहुत सारी चीजें आपको लिंक हो जाएगी, मिल जाएंगे। इंडोनेशिया के साथ होता है ना। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। गरुड़ की मूर्ति भी लगी है इंडोनेशिया में, आप देखते ही हो, याद कर सकते हो ऐसे। बाकी वरुण और गरुड़ ये नाम से भी अभ्यास फ्रांस के साथ होता है। चलिए अगला, यहाँ पर कुछ और अभ्यास हैं, इनको भी आप देख लीजिए। हालांकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपका रिवीजन कराया था। देखो तरंग शक्ति, इसको भी याद रखिएगा। तरंग शक्ति ये होगा मल्टीनेशनल, लेकिन अगली साल होगा, भारत ने इसे टाल दिया इस बार। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज मैं इसका रिवीजन नहीं कराऊंगा। प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल, इसको कितने वर्षों के बाद बंद किया गया? ओमेगल, आप रील्स वगैरह देखे होंगे या फिर वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पर, इस पर लोग वीडियो चैटिंग करते थे। तो ये 12 साल नहीं 14 सालों के बाद इसे फाइनली बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी के जो चीफ थे, जो डेवलपर थे, जो फाउंडर थे, उनके द्वारा ये डिलीट करने का या कहें कि पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया है 14 सालों के ऑपरेशन के बाद। अब इसका ऐसा क्यों किया गया है? तो देखो वैसे तो ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बन चुका था। ये 2.3 करोड़ से ज्यादा इसके ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एक्टिव यूजर थे, जिनमें 23 लाख तो डेली एक्टिव यूजर्स भारत से थे। ये डेली एक्टिव यूजर्स की बात की जा रही है, डाउनलोड्स वगैरह तो बहुत ज्यादा है। तो ऑनलाइन अब्यूज की शिकायतें इस पर आ रही थी और इस पर इसलिए जांच बढ़ रही थी। तो इसको लेकर के इन्होंने इसे बंद करने का फैसला लिया है। इसके संस्थापक कौन थे? लीफ के ब्रुक्स। तो इन्होंने इसे बंद करने का फैसला लिया है, लीफ के ब्रुक्स ने। क्लियर है जी। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेहतरीन कंटेंट 25 मिनट में पाने के लिए। 1 घंटे वाला कंटेंट 25 मिनट में मिलेगा, टू द पॉइंट, केवल करंट अफेयर की बात। कोई भी इतिहास भूगोल यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, केवल करंट अफेयर के आप वीडियो देखने आए हो तो करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो व्हाट्सएप चैनल भी अपना ज्वाइन कीजिए, इस पर नोटिफिकेशन से लेकर के बाकी जो अपडेट्स रहती है वो शेयर की जाती हैं।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती हैं, इस पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने पूछा था 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में निम्न में से किस राज्य को फोकस राज्य नहीं चुना गया है? तो नहीं चुना गया था मध्य प्रदेश को, बाकी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश वगैरह को चुना गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। आज आपको क्या बताना है, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड को किस वर्ष बिहार से अलग किया गया था, ये भी बता दीजिए। अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपने देखा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।